तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बाद इसका कंक्लूजन निकालते हैं और कंक्लूजन को लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कंक्लूजन में क्या पाएँ, कंक्लूजन में कि कोई भी बॉडी चार्ज होता है ना, बॉडी बिकम चार्ज्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दिए तो यहाँ पे भी दो बात समझ में आता है कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर लिया कोई बॉडी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। मिटा दे, ठीक। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो ध्यान रहे बेसिकली ऐसा ही यूनिट ही यूज होता है ज़्यादा न्यूमेरिकल में भी और अदर जगह पे भी, बट कभी कभी न्यूमेरिकल में सीजीएस यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट का भी यूज कर लेता है, जिसके वजह से थोड़ा परेशानी आ सकता है। तो हम लोग सभी को एक साथ लिखेंगे, यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज में हम लोग 4 तरह का यूनिट को डील करेंगे। पहला हो गया एसआई यूनिट, दूसरा हो गया सीजीएस यूनिट, तीसरा हो गया एमकेएस यूनिट, चौथा है प्रैक्टिकल यूनिट, जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कमर्शियली यूज होता है, प्रैक्टिकल यूनिट। ध्यान रहे सीजीएसआई यूनिट सबसे पहले डील करेंगे। इसके पहले हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे बचपन से ही, 8 क्लास से ही, कि Q बराबर एक होता है IT, है ना। इसमें Q जो है अमाउंट ऑफ चार्ज है, I जो है वो अमाउंट ऑफ करंट है, और T जो है वो समय है, यानी कि टाइम है। तो इसी फॉर्मूला से इसका यूनिट हम लोग निकालेंगे। तो Q का जो यूनिट रहेगा करंट के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पियर, है ना, और टाइम के लिए यूनिट जो है ऐसा यूनिट सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड जो है वो कूलम बन जाता है, यानी कि ये बनेगा क्या चीज़, COULOMB। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, इसी के ऊपर आगे कूलम्स लॉ भी पढ़ना है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन C। चलिए ये क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे सीजीएस यूनिट। देखिए सीजीएस यूनिट का एक और नाम होता है ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो चार्ज का है वो है स्टैट कूलम। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्टैट C, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे एमकेएस यूनिट में। तो एमकेएस यूनिट को बोलते हैं EMU, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। लिख दें इसका फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो चार्ज का है वो एब्सोल्यूट कूलम है, एब्सोल्यूट कूलम, है ना। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन AB कैपिटल C, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे एक लास्ट है प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, वो फराड है। फराड, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये देखते होंगे कैपेसिटर वगैरह में माइक्रो फराड करके लिखा हुआ रहता है। एक्चुअली में ये ज़्यादा यूज होता है, कहीं कहीं पे बुक में एम्पियर आवर भी रहता है ना। चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट एम्पियर आवर भी रहता है, तो उसका ज़्यादा यूज नहीं है तो इसको हटा दिया। चलिए पूरा को नोट कीजिए। अब इसके बीच हम लोग रिलेशन, है ना, कि एसआई यूनिट सिस्टम और सीजीएस के साथ क्या रिलेशन है, एसआई एमकेएस के साथ कैसा रिलेशन है, एसआई और प्रैक्टिकल यूनिट के साथ कैसा रिलेशन है, ये लिखेंगे। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट
हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है आपका रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड अदर यूनिट सिस्टम। SI यूनिट एंड अदर यूनिट सिस्टम। अदर्स लिख दो। पहला है 1 कूलम चार्ज जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। इसको देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि कूलम जो यूनिट है वो ग्रेटर देन स्टैट कूलम है, क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे कि ये कूलम जो है इतना के बराबर है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। दूसरा जो हम लोग रिलेशन देखते हैं SI और MKS में, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ABC। इसे थोड़ा अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और 10 कूलम इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 ABC। अब इसको देखने के बाद बताइए, यानी 10 कूलम बराबर 1 ABC है, 1 एब्सोल्यूट कूलम, कि कौन सा बड़ा यूनिट। तो ABC ऑफ कोर्स बड़ा है किससे, कूलम से। ये हो गया। तीसरा जो है वो हम लोग लिखे थे कि 1 फराड इज इक्वल टू 96500 कूलम। अब बताइए, फराड जो यूनिट है वो बहुत बड़ा है कूलम से, बड़ा नहीं बहुत बड़ा है ना। तभी तो 1 फराड इज इक्वल टू 96500 कूलम। यहाँ से देखने के बाद एक कंक्लूजन मिलता है। कंक्लूजन क्या मिलता है, सबसे बड़ा यूनिट आपको कौन सा देखने को लग रहा है, फराड है ना। फराड सबसे बड़ा, उसके बाद आ जाता है एब्सोल्यूट कूलम, उसके बाद कूलम, और सबसे छोटा यूनिट जो है वो स्टैट कूलम। चलिए ठीक है, इसका यूज आप न्यूमेरिकल में कीजिएगा, नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता भी है बिहार बोर्ड और CBSE में, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, अब एक और बात है कि 1 फराड होता क्या है, तो इसको भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए 1 फराड इज द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो कितना के बराबर हो जाता है, 1 फराड के बराबर हो जाता है। नोट कर लीजिए पूरा। ठीक, मिटाते हैं। हाँ जी, अगला जो हमारा टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। ठीक, इसका बेसिक फार्मूला से डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो देखिए फार्मूला हमारे पास है, वी हैव Q इज इक्वल टू I T। डायमेंशन फार्मूला लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, I का डायमेंशन फार्मूला A लिख दो, टाइम का T होता है। तो देख लीजिए Q का डायमेंशन फार्मूला जो हो गया AT हो गया। कभी कभी पूछेगा कि पावर ऑफ A बताइए कितना है, तो पावर A पर पावर कितना है, पावर ऑफ A, इसका दूसरा नाम होता है डायमेंशन ऑफ A। लिख सकते हैं, डायमेंशन का मतलब ही होता है पावर। डायमेंशन ऑफ A कितना हो गया, 1। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कन्वर्जन रेशियो। जैसे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ABC बाय स्टेट कूलम। लिखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ABC यानी एब्सोल्यूट कूलम बाय स्टैट कूलम। निकाल के बता सकते हैं, बहुत आसान है, सॉल्यूशन देख लीजिए, है ना। यानी कि ABC बाय स्टेट कूलम कुछ नहीं है तो 1 ABC है, 1 तो रहता ही है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 है ना, स्टैट कूलम। ऐसा करते हैं, किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए और काटिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि ABC को कन्वर्ट करते हैं, क्या देखिए तो लिख सकते हैं, यानी कि 1 ABC बराबर कितना लिखे थे, है ना। 1 ABC में 10 कूलम होता है,
डिवाइडेड बाई 1 स्टैट कूलम। अभी भी स्टैट कूलम ऊपर नहीं आया, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक कूलम में कितना स्टैट कूलम बताए थे, 3 × 10⁹ तो 3 एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, इसलिए 10 में है तो 10 × 3 × 10⁹ क्या चीज़ हो जाएगा, स्टैट कूलम डिवाइडेड बाई इधर नीचे 1 स्टैट कूलम, कट जाएगा है ना। कटने के बाद आपका जो आंसर आएगा दैट इज 3 × 10⁻10 आंसर। नोट कर लीजिए इसको भी, आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। हेडिंग बनाइए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हाँ इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। दूसरा थोड़ा जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं, है ना। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नोट करते जाइए आप लोग भी, है ना। ध्यान दीजिए, इसको समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग डील किए हैं कि चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। चार्ज इज ट्रांसफेरेबल का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक चार्ज बॉडी है और दूसरा न्यूट्रल या उससे कम चार्ज बॉडी है, दोनों को अगर हम एक जगह पे रखते हैं तो चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होने लगता है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। तीसरा जो प्रॉपर्टी है कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड वाइल डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट, यानी कि एक जैसा चार्ज रहेगा वो रिपेल करेगा और डिसिमिलर मतलब अपोजिट इन नेचर में रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। देख लीजिए इसको, प्लस प्लस रिपेल करता है, माइनस माइनस रिपेल करता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, माइनस प्लस अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आगे नोट कर लीजिए पहले इसको, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर में
इसको नोट कर लीजिए और समझिए इसको, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब होता है कि जिसका जो चार्ज जो है वो उसका ऑपरेशन मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होगा बाय द हेल्प ऑफ सिंपल अलजेब्रा। जैसे एग्जांपल हम लिए कि एक बॉडी है, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ -8 कूलम चार्ज है, यहाँ 3 कूलम चार्ज है, तो नेट चार्ज इस बॉडी पे कितना है, तो सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड करेंगे तो नेट चार्ज यानी कि इसको लिख सकते हो क्यू नेट, है ना। क्यू नेट जो हो जाएगा वो जैसे जैसे उठा कर रख दो अलजेब्रा द्वारा ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसी के ऊपर हम लोग का चैप्टर ही पढ़ना है, अभी तो ये पढ़ रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा कि चार्ज अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा। नोट समझिए बात को कि चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा। चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में, है ना, इसको सेपरेट करते हैं। चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों तैयार करेगा, है ना। अगला चैप्टर इसी का है। और चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है यानी कि उसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इसमें कंसेप्ट आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग 6 नंबर पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको। सिक्स है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। दैट इज, इसका मतलब क्या है, हाँ आप समझिए इसको। 6 नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब ये होता है कि मास जो है चार्ज के बिना रह सकता है, बट चार्ज जो है मास के बिना कभी नहीं रह सकता है ना। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड मतलब हमेशा वो किसके साथ रहना चाहता है, मास के साथ। यानी मास बिना चार्ज के रह सकता है लेकिन चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। देखिए यहाँ पे एक बॉडी लेते हैं, न्यूट्रल बॉडी, इसको समझना है दैट इज करके। एक न्यूट्रल बॉडी है, उसका मास हम लोग मान लिए m। इसमें नेट चार्ज तो नहीं है ना, इसका नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज जो है वो 0 है ना, नेट चार्ज 0 है। तो बट इसमें मास है, तो हम कह सकते हैं कि मास बिना चार्ज के है। यहाँ पे देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव होगा तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ तो बताइए इसका मास पहले से बढ़ा या घटा, तो कुछ चीज़ निकला। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है नेग्लिजिबल मास पार्टिकल है, बट कुछ तो निकला, कुछ निकला तो थोड़ा सा मास पहले के
से घट जाएगा। m डैश इसका मास हम लिए हैं, तो ये पहले अगर m मास था तो उसका अब जो मास है आफ्टर रिमूवल इलेक्ट्रॉन, अगर रिमूव्ड हो गया इलेक्ट्रॉन उसके बाद मास में कमी आ जाएगा। तीसरा जो एग्जांपल लिया गया कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब कुछ तो आया अंदर, है ना, इसका मतलब मास पहले से बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिटाते हैं। अब कुछ इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है, उसको हम लोग नोट करेंगे। हेडिंग लगाइए ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। पहले लिख लीजिए फिर समझा देते हैं। हाँ, तो इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या क्या है ये हम लोग डील करेंगे, है ना, 1 बाय 1 समझेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि इफ़ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब क्या क्या होगा, पक्का उससे इलेक्ट्रॉन क्या किया गया होगा, रिमूव्ड किया गया होगा। किससे, तो न्यूट्रल बॉडी से। उसके बाद मास तो घट गया क्योंकि रिमूव हुआ है, तो मास ऑल्सो गेट डिक्रीजेस। अब वॉल्यूम की कहानी होता है ना, वॉल्यूम देखो इंक्रीज होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा समझने में। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, क्यों, तो ड्यू टू रिपल्सिव ऑफ चार्जेस। समझते हैं इसको कैसे। जैसे मान लीजिए कि एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का आइडेंटिफिकेशन क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे, जैसे 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव है, तो अब 3 पॉजिटिव बचा 2 नेगेटिव बचा, तब रिपल्सन होने लगेगा,
है ना, इसमें पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा हो गया तो रिपल्सन होने लगेगा, रिपल्सन होगा तो धीरे 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 इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा शेप, तो शेप बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ चार्ज क्या हो गया, डिक्रीजेज। अब सुनिए डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी डिक्रीजेज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीजेज हुआ तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होगा, कम जाएगा। नोट कर लीजिए इसको।